साथियों नमस्कार। आज हम पॉलिटी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था में। और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले टॉपिक आपने सिलेबस में देखा होगा दार्शनिक पक्ष। और दार्शनिक पक्ष में पहला टॉपिक जो आपके दे रखा है वो है संविधान सभा। और संविधान सभा के इस टॉपिक को यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि संविधान किस तरीके से बना, संविधान में क्या क्या है वो पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि संविधान सभा किस प्रकार से संविधान किस प्रकार से बना। और संविधान किस प्रकार से बना इसे पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि वो संविधान बनाया किसने। तो संविधान बनाया संविधान सभा ने, तो वो संविधान सभा किस प्रकार से बनी। तो हम पूरा ओवरऑल उस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। देखिए, इससे आप थोड़ा सा एक सीरीज के रूप में, कहानी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जब आप पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। संविधान सभा की जहाँ तक बात है, बात 1946 में आके रुकती है और 1949 में जाके संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया 26 नवंबर को। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से कैसे क्या हुई, इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, इतिहास में आपने पढ़ा है। और उस ब्रिटिश शासन काल में किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के उदय के बाद उसके विभिन्न चरणों में आगे जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ ही राजनीतिक इकाई के रूप में, राजनीतिक एकीकरण के रूप में, फिर उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना स्वरूप राजनीतिक सोच विकसित हुई। और वहीं से एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे यहाँ पे एक मांग उठने लगी कि भारत में जो शासन अब तक उन कानूनों के माध्यम से चलता है जो कानून ब्रिटिश संसद में बनके और वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उन कानूनों के तहत भारत का पूरे शासन का संचालन होता है, तो क्यों ना वो जो कानून है वो भारत में ही बने और भारत की संविधान सभा जिसमें भारत के लोग ही शामिल हों और उन भारतीयों के द्वारा ही उन कानूनों को बनाया जाए और उन बनाए गए कानूनों के तहत भारत का शासन चले। देखिए, उसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं नोटिस कराते हुए चलता हूँ कि आपने बहुत सारे अधिनियम पढ़े होंगे स्वतंत्रता से पहले, बहुत सारे कानून आपने पढ़े होंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा, चाहे वो उसके बाद में 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 के वो चार्टर एक्ट हैं, चाहे वो 1861 का अधिनियम है, 1858 का उससे पहले महारानी का घोषणा पत्र रहा, फिर वो 1892 का अधिनियम रहा, 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट रहा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रहा, 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा। ये जितने भी अधिनियम हैं वो सारे के सारे अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुए और इन अधिनियमों के तहत समय समय पर वहाँ उनके अनुसार वो शासन संचालन भारत में होता रहा। लेकिन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक, उस स्वराज विधेयक जो उन्होंने लिखा, उस स्वराज विधेयक में उन्होंने जिक्र किया इस बारे में, इस बात का, संविधान सभा का एक जिक्र तिलक ने किया। लेकिन वो तिलक द्वारा किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की गई थी कि भारत में एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। संविधान सभा का जिक्र था उसमें। 1922 में महात्मा गांधी ने अपने एक भाषण में जिक्र किया इस बारे में कि भारत का शासन भी एक ऐसे संविधान के तहत होना चाहिए और जो संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा हो और इस प्रकार से हो जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पे जिस संविधान का निर्माण होके उसके तहत भारत का शासन संचालित होना चाहिए। लेकिन कोई मांग वहाँ स्पष्ट रूप से गांधी द्वारा नहीं की गई थी। 1934 आता है और 1934 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। 1934 के इस घटनाक्रम पे एक साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता हुए
और मानवेंद्र नाथ राय, डॉक्टर एम.एन. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले ये मांग की कि भारत की अपनी एक संविधान सभा हो और उस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए और उस संविधान के प्रावधानों के तहत भारत का शासन संचालन होना चाहिए। ये पहली मांग थी, लेकिन चूंकि ये एक व्यक्तिगत मांग थी, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये एक व्यक्तिगत मांग थी, ये कोई औपचारिक मांग नहीं थी। औपचारिक रूप से जो पहली बार मांग की गई वो 1935 में की गई और 1935 में पहली बार ये मांग करती है कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा पहली बार 1935 में औपचारिक रूप से इस प्रकार की मांग की जाती है कि भारत में शासन का संचालन एक ऐसे संविधान के माध्यम से होना चाहिए जिस संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया गया हो, और वही भारतीयों की वो जो सभा है वो संविधान सभा। तो ये पहली औपचारिक मांग थी, इस बारे में विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। ये पहली औपचारिक मांग थी 1935 में, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। 1940 आता है। उससे पहले 1939 में वैश्विक पटल पर, वैश्विक राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया, बड़ा भूचाल आया एक तरीके से। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच। भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन जो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, अब यहाँ पे ब्रिटेन के लिए ज़रूरी था कि सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास हों, और सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए भारत को वो एक साधन के रूप में देख रहा था कि भारत से वहाँ से सैनिकों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। अब भारतीयों को राज़ी करने के लिए, भारतीयों को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। और उसी अगस्त प्रस्ताव द्वारा सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान सभा की इस मांग को पहली बार स्वीकार किया इस अगस्त प्रस्ताव में। 1938 में इससे पहले नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में ये मांग कर चुके थे कि भारतीयों की संविधान सभा का चुनाव, वो जो गठन हो, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। हालांकि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू ने इस मांग के बाद एक मांग और जोड़ दी कि वो जो संविधान सभा का गठन हो वो चुनाव के माध्यम से होने चाहिए, वयस्क मताधिकार, भारतीय लोगों द्वारा वो चुनी हुई संविधान सभा हो। एक ऐसी मांग उन्होंने 1938 में जोड़ दी थी। अंग्रेजों ने 1940 में पहली बार इसे स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव के तहत। 1942 आता है और 1942 में आप जानते हैं एक मिशन भारत आता है, वो आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने संविधान सभा की बात स्वीकार की कि भारतीयों की अपनी संविधान सभा हो, लेकिन क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उन्हें कांग्रेस ने भी नामंजूर किया और मुस्लिम लीग भी उससे चूंकि असहमत थी, तो दोनों ही बड़े राजनीतिक दल चूंकि क्रिप्स मिशन से असहमत थे, तो उनके द्वारा इसके इन प्रस्तावों को, क्रिप्स मिशन के जितने भी प्रावधान थे उन्हें अस्वीकार किया गया। इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रावधान भारत में लागू हो नहीं सकते थे। तो ये तो वैसे भी असफल रहा, और इसे तो आप जानते हैं कहा जाता है दिवालिया बैंक का भुना हुआ चेक। ये क्रिप्स मिशन के बारे में एक शब्दावली का यूज किया जाता है। 1946 आता है और 1946 एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखें। एक मिशन भारत आया और वो जो मिशन था वो था कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन था
इसी कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत हुआ। वो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में भारत आया। बाई चांस आपके कैबिनेट मिशन ऑप्शन में ना हो, हिंदी में दिया गया हो, तो इसे मंत्रिमंडलीय मिशन भी आप कह सकते हैं। मंत्रिमंडलीय मिशन या मंत्रिमंडलीय योजना भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। हिंदी में कैबिनेट को मंत्रिमंडल कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये ध्यान रखें। और ये कैबिनेट मिशन आता है भारत 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? तो इसके जो पहले सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। इसके एक सदस्य थे, वो थे क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इसमें जो क्रिप्स थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, वो इसी के सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे, किस तरीके से इस कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन से संबंधित क्या क्या प्रावधान रखे, उस बारे में हम बात करते हैं। पहले आप उस बात को समझिए कि उस समय की भारत की स्थिति कैसी थी। देखिए, उस समय के भारत में पूरा का पूरे भारत अंग्रेजों के अधीन था, ऐसा नहीं था। उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत जो थे, 3 मोटे तौर पे राजनीतिक इकाइयां थी। ब्रिटिश प्रांत थे, जिस तरीके से आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये हैं, ठीक वैसे ही अंग्रेजों के अधीन राज्य बंटे हुए थे और वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। ये प्रांत थे वो 11 थे। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे इन प्रांतों की अपनी अपनी विधानसभाएं थी, राज्य सरकारें थी। ये 11 ब्रिटिश प्रांत। इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नरियां थी। चीफ कमिश्नरी को अगर आप शॉर्ट रूप में वर्तमान परिदृश्य में देखें तो आजकल जिस तरीके से यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस प्रकार के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें आप याद रखना चाहें अगर इनको, तो चारों इनको ABCD से याद रख सकते हैं। और A से अजमेर मेरवाड़ा, B से, इसको A से याद रख लीजिए, B से बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में है, C से कुर्ग और D से दिल्ली। 4 केंद्र ये आपके चीफ कमिश्नरियां थी। 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे, इसकी हालांकि याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो हम इसकी बात कर लेंगे। इसके अलावा देशी रियासतें थी। देशी रियासतों पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, बल्कि देशी राजाओं का अधिकार था। ये देशी राजाओं के अधीन थी और यहाँ पर ब्रिटिश कानून लागू नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर राजा के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते थे। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं अगर मोटे मोटे तौर पे, तो आप देखिए इसको देखिए, आप इस तरीके से एक बार समझ लीजिए कि ये आपके भारत है और उस समय की स्थितियां कैसे क्या थी। उस समय के भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें एक तो था ये यहाँ पे पंजाब।
एक तो पंजाब था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे था, वो था संयुक्त प्रांत, ये दूसरे नंबर पे, ये एक नंबर पे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक नंबर पे था पंजाब, 2 नंबर पे था संयुक्त प्रांत जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं। 3 नंबर पे आपके था मध्य प्रांत और बरार। 4 नंबर पे आपके था वो यहाँ पे आगे देखिए, ये मध्य प्रांत और बरार। 4 नंबर पे यहाँ पे था, ये 3 नंबर आ गया, ये 4 नंबर आ गया, ये आपके था बिहार। 5 नंबर पे आपके बंगाल, 6 नंबर पे आपके असम, 7 नंबर पे आपके वो उड़ीसा, बहुत आराम से याद रह जाएगा आपको। 8 नंबर पे आपके मद्रास प्रांत, 9 नंबर पे बंबई प्रांत। पहले आप इन 9 को समझ लीजिए, देखिए तो 4 तक आ गया। 5 में यहाँ ये आपके बंगाल है 5 नंबर पे, 6 नंबर पे यहाँ पे ये आपके असम है, 7 नंबर पे यहाँ पे आपके ये उड़ीसा है, समझ रहे हैं आप। 8 नंबर पे यहाँ का ये एरिया मद्रास प्रांत है, 9 नंबर पे यहाँ पे आपके ये बंबई प्रांत है। फिर 10वें नंबर पे यहाँ पे देखिए ये था सिंध प्रांत, और 11 नंबर पे यहाँ पे आपके है वो है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। ये आपके यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया भी चूंकि भारत में उस समय शामिल था, तो यहाँ पे ये आपके सिंध प्रांत, और यहाँ पे ये आपके पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। इसके अलावा जो ये एरिया है, देखिए राजस्थान का एरिया आ जाता है शामिल यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है बाकी का, ये एरिया था देशी रियासतें, ये देशी रियासतों में शामिल था। तो देखें देशी रियासतें भी यहाँ पे आपके, ये जो एरिया खाली है ये देशी रियासतों का एरिया था। इसके बीच में भी बीच में बहुत सारी देशी रियासतें थी। 4 प्रांत थे जो, ये प्रांत मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक तो था यहाँ पे दिल्ली, एक था यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा, एक था यहाँ पे कुर्ग, और एक था यहाँ पे बलूचिस्तान। तो ये 4 एरिया ये चीफ कमिश्नरियाँ थी। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप जो प्रावधान पढ़ेंगे कुछ कैबिनेट मिशन के तहत, तब आपके सामने शब्द आएंगे, ब्रिटिश प्रांत शब्द आएगा, चीफ कमिश्नरी शब्द आएगा, देशी रियासत शब्द आएगा। तो आपके सामने ये पता होना चाहिए आपको कि एक्चुअल में है क्या। तो ये प्रांत ये थे जहाँ पे ब्रिटिश कानून लागू होते थे, राज्य सरकार यहाँ पे अपनी अपनी थी। मैं राज्य सरकार शब्द पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे कि उनका चुनाव वहाँ से किस तरीके से कैसे क्या हुआ, तब आप वहाँ पढ़ेंगे कि विधानसभा के सदस्यों ने चुना। विधानसभा मतलब उन प्रांतों की अपनी अपनी विधानसभाएं थी, मतलब वहाँ राज्य सरकारें थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि कैबिनेट मिशन एक्चुअल में उसके क्या क्या प्रावधान थे। तो कैबिनेट मिशन का पहला जो प्रावधान था संविधान सभा के गठन के बारे में, वो ये था कि एक्चुअल में संविधान सभा में सदस्य कितने हों, सदस्य संख्या को लेकर ये बिंदु था कि सदस्य संख्या कितनी हो और वो सदस्य संख्या किस तरीके से डिवाइड हो, ब्रिटिश प्रांतों से कितने लें, चीफ कमिश्नरों से कितने लें और देशी रियासतों से कितने लें, और किस प्रकार से हम बांटें कि किसी भी प्रांत, चीफ कमिश्नरी या देशी रियासत को उस पर ऑब्जेक्शन ना हो, एक ही पैमाना रखें। तो इस सदस्य संख्या के लिए जो मापदंड रखा गया, वो मापदंड हमने क्या रखा, वो कैबिनेट मिशन ने मापदंड रखा जनसंख्या को, कि इन चीफ कमिश्नरी, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत, उनको जो सीटें मिलेगी वो सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी। जनसंख्या यदि ज़्यादा है तो सदस्य संख्या भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या यदि कम है तो सदस्य संख्या भी कम होगी। तो सीटें दी गई जनसंख्या के अनुपात में। देखिए समझना इस बात को, ठीक वही उसी प्रकार से जैसे आजकल हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश की जैसे वर्तमान में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, सिक्किम की केवल 1 सीट है, जनसंख्या के आधार पर ही तो है।
राजस्थान की 25 सीट है। तो चूंकि जनसंख्या के आधार पर आजकल लोकसभा की सीटें वितरित की गई अलग अलग राज्यों को, ठीक वैसे ही संविधान सभा में कौन से ब्रिटिश प्रांत से, कौन सी चीफ कमिश्नर से और कौन सी देशी रियासत से कितने सदस्य जाएंगे, इस बात का निर्धारण वहां की जनसंख्या की बेसिस पे होगा। और जनसंख्या के लिए मोटे मोटे तौर पे ये रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, एक सदस्य होगा। मोटे मोटे तौर पे ये मापदंड तय किया गया। ये पहला बिंदु था जनसंख्या के आधार पे सदस्य संख्या के निर्धारण का। तो इस बिंदु के आधार पे जो सदस्य संख्या हमारे यहाँ तय हुई, वो तय इस प्रकार से हुई कि ब्रिटिश प्रांत उस समय 11 थे। उन ब्रिटिश प्रांतों की सीटें वो हमने रखी, वो रखी 292। ये 292 सीटें होंगी ब्रिटिश प्रांतों की। चीफ कमिश्नरी छोटे छोटे क्षेत्र थे और चीफ कमिश्नरी चूंकि 4 थी, तो चीफ कमिश्नरी चारों को एक एक सीट दे दी, 4 सीटें। ये ऐसे प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांत भी शामिल है और चीफ कमिश्नर भी शामिल है, ठीक है। और फिर बाद में तीसरे बस्ती है देशी रियासत, जहां पर अंग्रेजी शासन नहीं था बल्कि देशी रियासतों का शासन था, देशी रजवाड़ों का शासन था। और इन देशी रियासतों के लिए जो सीटें तय की गई, वो तय की गई 93-93। इस तरीके से टोटल जो सीटें निर्धारित की गई, वो टोटल सीटें निर्धारित की गई 389। ये 389 सीटें होंगी हमारी संविधान सभा में। ये तय किया गया जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से सीटें तय की गई, उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जैसे संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा राज्य था। संयुक्त प्रांत वही है जो आजकल उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे ज्यादा सीटें संयुक्त प्रांत को जैसे सबसे ज्यादा सीटें दी। कितनी सीटें? 55 सीटें रख दी उसके लिए। तो ज्यादा जनसंख्या थी, सीटें भी 55 रखी। जैसे मद्रास प्रांत, उससे थोड़ी कम जनसंख्या थी, तो मद्रास प्रांत के लिए सीटें रखी 49 तो सीटें 49 जनसंख्या के अनुपात में उस तरीके से की। बिहार उससे छोटा राज्य था, तो बिहार को सीटें उन्होंने कितनी दी? 36 सीटें दी। बंबई उससे छोटा प्रांत था, बंबई प्रांत, तो बंबई प्रांत के लिए सीटें उन्होंने 21 रखी। इस तरीके से सीटों का निर्धारण किया गया। उड़ीसा के लिए जैसे 9 सीटें थी, असम के लिए जैसे 8 सीटें थी। असम बहुत छोटा जनसंख्या की बेसिस पे, तो उसके लिए 8 ही सीटें थी। मैं आपको देखिए बता देता हूं। उड़ीसा के लिए आपके 9 सीटें, असम के लिए आपकी केवल 8 सीटें। तो ये किस आधार पे सीटें मिली? उस क्षेत्र की जनसंख्या की बेसिस पे। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से ये सीटों का निर्धारण किया गया। मेरे ख्याल से पहला बिंदु आप ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं आता हूं दूसरे बिंदु पे। समझिए दूसरे बिंदु को। और दूसरा बिंदु ये रखा गया कि देखिए उस समय आप जानते हैं कि भारत में धर्म आधारित राजनीति हावी थी। मुस्लिम लीग बार बार इस बारे में मांग कर रहा था कि मुस्लिम हितों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, और अलग पाकिस्तान की भी मांग चूंकि मुस्लिम लीग कर ही रहा था काफ़ी टाइम से, और मोहम्मद अली जिन्ना खास तौर से इस प्रकार की मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने लगातार रख रहे थे। तो इस बारे में ये विचार किया गया, संविधान कैबिनेट मिशन ने इस बारे में विचार किया कि चूंकि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा और वो संविधान चूंकि हमेशा के लिए रहना है इस देश में, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी समूह को इस बारे में ये शिकायत हो कि संविधान निर्माण करते समय उस संविधान सभा ने, जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, हमारे लोगों को, हमारे वर्ग को, हमारे समुदाय को, हमारे समूह को विशेष तवज्जो नहीं दी गई, या हमारे समूह के लोग वहाँ पे कम थे। कहीं किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी वर्ग के लोगों को इस बारे में ये शिकायत ना हो। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए।
प्रत्येक वर्ग के लोग वो संतुष्ट हों और उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व उस संविधान सभा में दिया जाए। तो दूसरा जो बिंदु रखा गया वो धार्मिक समूह को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि प्रत्येक धर्म के लोगों को असल में पर्याप्त मात्रा में वो प्रतिनिधित्व मिले। और इस आधार पे क्या किया गया कि प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पे दिया गया। इसके लिए भी जो हमने मापदंड रखा वो क्या रखा, जनसंख्या, कि जिस धर्म की जितनी जनसंख्या उस अनुपात में उसकी सीटें तय की जाएगी। और इसके लिए अब ये धर्म तो बहुत प्रकार के हैं, वर्ग तो बहुत प्रकार के हैं, तो धार्मिक समूह हमने मोटे तौर पे बना लिए कितने, वो बना लिए हमने 3। और 3 धार्मिक समूह बनाते हुए हमने क्या किया कि पहला धार्मिक समूह हमने बनाया सामान्य, दूसरा धार्मिक समूह हमने बनाया मुस्लिम, और तीसरा धार्मिक समूह हमने बनाया सिख। और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें वो दे दी गई। और ये सीटें जो दी गई वो 389 सीटें नहीं थी, बल्कि 296 सीटें थी। ये ध्यान रखें, 296 सीटें कौन सी वाली, 292 प्लस 4। ये देशी रियासतों वाली जो 93 सीटें थी वो इसमें शामिल नहीं थी। इसमें केवल चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांतों की सीटें जो 296 थी उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। सिख चूंकि इन तीनों वर्गों में सबसे कम जनसंख्या थी और केवल पंजाब में थी, तो इनकी सीटें रखी गई 4, और ये चारों सीटें पंजाब में रिजर्व थी। मुस्लिम जिनकी जनसंख्या सिखों से ज्यादा थी उनकी सीटें रिजर्व की गई 79। सामान्य में मुस्लिम और सिखों को छोड़कर बाकी जितने भी धार्मिक समूह वो सारे सामान्य में आ गए, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी सारे आ गए। और उनकी सीटें जो तय की वो 213 है, चूंकि उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। इस तरीके से 296 सीटें वो 3 धार्मिक समूह में बांटी गई, सामान्य, मुस्लिम और सिख। और उन धार्मिक समूहों की जनसंख्या के आधार पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें ये सीटें आवंटित की गई, बांटी गई। मेरे ख्याल से दूसरा बिंदु भी आपके सामने एकदम स्पष्ट है। देखिए तीसरे बिंदु पे आइए। तीसरा बिंदु था कि चलिए ठीक है, सदस्य संख्या भी हो गई, धार्मिक समूह भी हो गए, लेकिन सदस्यों का चुनाव कैसे हो। इतनी करोड़ की ये आबादी है, इस आबादी में से 389 सदस्यों को छांटना, 389 सदस्यों का चयन करना बड़ी समस्या है। तो तीसरे बिंदु में इनके चुनाव को लेकर प्रावधान किया गया, और ये चुनाव को लेके किया गया प्रावधान भी केवल 296 सीटों पर भी लागू था। मतलब 292 प्लस 4, मतलब ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी। ये 292 ब्रिटिश प्रांतों की और 4 चीफ कमिश्नरों की। इनके चुनाव कैसे होंगे, तो ये तय किया गया कि इनके चुनाव वो होंगे किस प्रकार से, वो होंगे, पहली बात तो करेंगे कौन, वोट देगा कौन, और दूसरी बात वो कौन सी सिस्टम से होगा। तो 2 खास तौर से बात यहाँ पे आती है। तो चुनाव में सबसे पहले तो करेगा कौन, वोटिंग करेगा कौन। तो यहाँ लिखा गया कि राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखें। वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। ये बहुत बार परीक्षा में 2018 में भी ये पूछा गया था प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन से कथन, 4 कथन दिए गए थे, उनमें से पूछे गए थे कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है ना। उसमें एक ये था कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संस्था थी, जबकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं थी। मतलब आम लोगों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया था, बल्कि विधानसभा के सदस्यों ने इन्हें चुना था। ये ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको, संयुक्त प्रांत के लिए 55 सीटें थी, तो उन 55 सदस्यों को कौन चुनेगा, संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्य चुन लेंगे। असम के लिए 8 सीटें थी, तो उन
8 सदस्यों को कौन चुनेगा? असम की विधानसभा के सदस्य चुन लेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल और सरल बनाकर आपके सामने पेश करूं, तो आपको आजकल हमारे यहाँ राज्यसभा के चुनाव का पता होगा। जैसे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुन के जाते हैं, और उन 10 सदस्यों को कौन चुनता है? राजस्थान की विधानसभा के सदस्य। केरल की 9 सीटें हैं, तो 9 सदस्यों को कौन चुनता है? केरल की विधानसभा के सदस्य। मतलब ये कि जिस राज्य को जितनी सीटें आवंटित हैं, उन सदस्यों को उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य चुन लेते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा में ऐसे ही तो होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे संविधान सभा में भी चुनाव वो इसी प्रकार से जिस ब्रिटिश प्रांत को या चीफ कमिश्नर को जितनी सीटें आवंटित थी, उन सदस्यों को उसी विधानसभा के सदस्यों ने चुन लिया था। तो इसका मतलब ये चुनाव कैसे हुए? ये अप्रत्यक्ष हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये खास तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि इसका चुनाव हुआ किस प्रकार से, सिस्टम कौन सा था? तो ध्यान रखें, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हमारी राज्यसभा के चुनाव भी वर्तमान में इसी सिस्टम से होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा के चुनाव हुए। वो चुनाव क्या थे? वो चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे आधारित थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष था। तो हमारी संविधान सभा निर्वाचित संस्था तो थी, लेकिन वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो चौथे बिंदु में आपको ध्यान रखना है कि हमारी संविधान सभा निर्वाचित संस्था होने के साथ साथ पूर्ण रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी, बल्कि चौथा बिंदु ये था कि देशी रियासतों के जो 93 सदस्य हैं, उनका चुनाव, उनका किस प्रकार से चयन किया जाए। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश प्रांतों में और चीफ कमिश्नरों में तो अपनी अपनी विधानसभाएं थी, तो उनका चुनाव तो विधानसभा के सदस्य कर लेंगे। लेकिन देशी रियासतों में तो देशी राजाओं का शासन है, वहाँ तो विधानसभाएं है नहीं, तो उनका चुनाव कौन करेगा, उनकी वोटिंग कौन करेगा? तो ये समस्या आई। तो देशी रियासतों के लिए ये चौथा बिंदु रखा गया, और देशी रियासतों में चूंकि विधानसभाएं नहीं थी, इसलिए यह तय किया गया चौथे बिंदु में कि देशी रियासतों के जो 93 सदस्य हैं, इन 93 सदस्यों का चयन कौन करेगा? देशी रियासतों के द्वारा इनका चयन परामर्श के आधार पर किया जाएगा। परामर्श के आधार पर इनका नामांकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा जो थी, वो पूर्ण रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी, बल्कि वो हमारी संविधान सभा क्या थी? वो अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः, ये भी पूछा गया प्रश्न है, यह ध्यान रखें, अंशतः मनोनीत या नामांकित एक ही बात है। मनोनीत कह दीजिए, नामांकित कह दीजिए, एक ही बात है। अगर मैं कहूं निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो निर्वाचित तो थे 296 और नामांकित थे 93। बात समझ रहे हैं आप? तीसरे बिंदु में थे वो तो निर्वाचित थे, इस चौथे बिंदु में है वो नामांकित या मनोनीत वो है। तो हमारी संविधान सभा अंशतः नामांकित थी और अंशतः मनोनीत या अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः नामांकित या मनोनीत थी। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। आपके प्रीलिम्स में जो कथन संबंधी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन कथनों में सामान्यतः हम कभी कभी उलझ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारी संविधान सभा चूंकि निर्वाचित थी, तो वो पूर्ण रूप से निर्वाचित ही होगी, जबकि हम भूल जाते हैं कि देशी रियासतों से वो जो सदस्य आए थे, उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। चलिए, ये चारों बिंदु ये आपने पढ़ लिए, समझ लिए। देखिए, ये संविधान सभा संबंधी जो प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के, कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी, इसका जो प्रकाशन हुआ, इसका प्रकाशन होता है 16 मई 1946। इस तिथि को भी ध्यान रखें, बाई चांस कभी कभी पूछ ली जाती है।
कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 16 मई 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन के इस रिपोर्ट के आधार पे जो फिर चुनाव हुए संविधान सभा में, वो जो निर्वाचन हुए, उस निर्वाचन की हम बात करते हैं। वो निर्वाचन होते हैं जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव के बाद परिणाम आए, और परिणाम जब आए तो उन परिणामों में किस प्रकार से कौन कौन से दल को कितनी कितनी सीटें मिली, अगर हम ये बात करें तो देखिए उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरा, और कांग्रेस को जो सीटें मिली वो सीटें मिली 208। चुनाव चूंकि 296 सीटों पे था। मुस्लिम लीग दूसरा बड़ा दल, और मुस्लिम लीग की सीटें थी वो थी 73। इसके अलावा अन्य जो छोटे दल थे उनको 7 सीटें मिली। अन्य दल थे जो छोटे छोटे, उनकी टोटल सीटें थी 7। अगर हम छोटे दलों की बात करें तो यूनियनिस्ट पार्टी की 3 सीटें थी, आपके अनुसूचित जाति परिसंघ की 1 सीट थी, इसके बाद में आपके कृषक प्रजा पार्टी की 1 सीट थी, आपके सिख गैर कांग्रेसी 1 सीट थी, आपकी कम्युनिस्ट 1 सीट थी। इस तरीके से ये टोटल 7 सीटें थी। और जो निर्दलीय सदस्य थे वो निर्दलीय सदस्य थे 8, मतलब इन दोनों पार्टियों के अलावा अन्य 15 सदस्य थे। और इस प्रकार से टोटल सदस्य 296। 296 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, 93 पर तो चुनाव हुए नहीं थे। तो ये दलीय स्थिति थी। अब यहां पे आप ये बात समझिए कि मुस्लिम लीग की 73 सीटें कितने में से, 296 सीटों में से, और इसका प्रभाव संविधान सभा में कितना क्या हो सकता था, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था। मुस्लिम लीग के अनुसार संविधान सभा में वो निर्णय की स्थिति में नहीं थे, किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने या किसी प्रस्ताव को नामंजूर करने में, उसको विरोध करके उसको नकारने की स्थिति में वो नहीं थे। तो चूंकि अपनी कमज़ोर स्थिति को उन्होंने संविधान सभा में महसूस किया, और वो पहले से ही इस पाकिस्तान की मांग कर ही रहे थे, वो अपने अलग देश की मांग कर ही रहे थे, तो ये उन्हें एक बड़ा झटका यहाँ पे लगा। और इसी के तहत उन्होंने क्या किया कि इस घटना के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण की अपनी मांग को और तेज किया, और पाकिस्तान निर्माण की मांग तेज करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो हमें अपना अलग देश चाहिए, और जब देश अलग होगा तो सीधी सी बात है संविधान अलग होगा, और संविधान जब अलग होगा तो सीधी सी बात है उसको संविधान बनाने वाली संविधान सभा भी अलग होगी। तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार किया। इस संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार किया, और अपनी अलग संविधान सभा, अपनी अलग नई संविधान सभा की मांग शुरू कर दी कि हमारी अपनी अलग नई संविधान सभा होनी चाहिए। ये मुस्लिम लीग ने मांग करनी शुरू की। देश आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, तो संविधान सभा की स्थिति में देखिए चेंजेज आए, 2 बड़े चेंजेज आए। एक चेंज तो ये आया कि जैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, ठीक वैसे ही भारत की जो संविधान सभा, जिसका निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ, और वो कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा यहाँ पे था, तो एक तरीके से संविधान सभा संप्रभुता की पूर्ण स्थिति में नहीं थी। अब जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, हमारी संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई, क्योंकि अब वो संविधान सभा, उसके पास सारे के सारे पावर्स आ गए। ठीक है, एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये, इस बात को हम मेंस में विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स में इस बारे में ज़्यादा विस्तार में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति ये आई कि चूंकि देश अलग हुआ, विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो जब पाकिस्तान बना तो संविधान सभा जो कि अब तक एक ही संविधान सभा थी,
उसका बहुत सारे क्षेत्र भारत का पाकिस्तान में गया, तो उस संविधान सभा का भी क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। और जो पुनर्गठन जब हुआ तो उस पुनर्गठन के उपरांत क्या हुआ, उस पुनर्गठित संविधान सभा की स्थिति कैसी रही उसको समझिए आप। पुनर्गठित संविधान सभा की स्थिति एक्चुअल में देखें आप, पहले जो ब्रिटिश प्रांत थे, मैं दोनों की तुलना करके बता देता हूं आपको ताकि आपको वो थोड़ा सा याद रह जाए। दूसरी चीफ कमिश्नरियां थी और फिर देशी रियासतें थी। पहले क्या था कि ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासत की सीटें, वो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी 292, चीफ कमिश्नरी की सीटें थी 4 और देशी रियासतों की सीटें थी 93। टोटल सीटें थी 389। ये पहले की स्थिति थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन पुनर्गठित संविधान सभा की स्थिति क्या हुई उसको समझना आप। वो जो 292 सदस्य थे वो घट के रह गए 226। चीफ कमिश्नर में से बलूचिस्तान, यहां तो ब्रिटिश प्रांत कौन सा गया, एक तो सिंध चला गया पाकिस्तान में। देखिएगा आप, मैं आपको थोड़ा सा वापस पीछे लेके जाके बता देता हूं। एक तो आपके ये सिंध चला गया, ये सिंध पाकिस्तान में चला गया, सॉरी पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत चला गया, ये आपके सिंध चला गया, ये आपके यहाँ बंगाल उसका विभाजन हुआ और इधर का पूर्वी बंगाल वो पाकिस्तान में चला गया, यहाँ पंजाब का विभाजन हुआ और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, असम के कुछ क्षेत्र यहाँ पे पाकिस्तान में चले गए। तो ये इस तरीके से ये परिवर्तन जो आया, तो यहाँ से सीटें वो काफ़ी हद तक इस प्रकार से हमारी बढ़ जाती है। तो 226 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की रही जो पहले 292 थी। चीफ कमिश्नर में से बलूचिस्तान चला गया तो 3 सीटें चीफ कमिश्नर की रही, ये 3 सीटें बचती हैं। और देशी रियासतों की 93 सीटों में से सीटें बचती हैं यहाँ पे 70। तो जो टोटल सीटें पहले 389 थी वो सीटें रह जाती है 299। तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान निर्माण हुआ, उसके बाद में भारत के संविधान सभा जिसका पुनर्गठन हुआ उसकी सीटें बच के रह जाती है 299, जो पहले 389 थी। ये विशेष तौर पे आए परिवर्तन को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो घटना थी इसके तहत जो भारत की, मैं एक थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इस स्थिति में हालांकि देशी रियासतों के सभी सदस्य उस पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था, उसमें सदस्य संख्या कम उपस्थित थी, लेकिन वो ये स्थिति थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। वो हम आगे बात करेंगे हालांकि, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक फैक्ट और यहाँ बता देता हूँ। ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब जब भारत आज़ाद हुआ और भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उस पुनर्गठन के बाद में जो संविधान सभा की सबसे पहली बार बैठक हुई, इस स्थिति में वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को हुई भारत की संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात कीजिए। भारत की संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, आप जानते हैं। अगर हम ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, सर्वाधिक सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत से थी। कितने सदस्य थे? 55 थे, और मद्रास से 49 थे। अगर हम देशी रियासतों की बात करें तो देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा सदस्य वो प्रावधान हैदराबाद के लिए था। कितने सदस्य? 16 सदस्य, क्योंकि हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत थी। लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में फिर कभी शामिल हुए ही नहीं।
और चूंकि संविधान सभा में उसके सदस्य शामिल नहीं हुए, तो संविधान सभा में शामिल होने वाली फिर सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी रही? वो मैसूर रही, जिसके 7 सदस्य थे। तो संविधान, 2 प्रश्न बनते हैं इसमें कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा किस देशी रियासत के सदस्यों का प्रावधान था? वो तो है हैदराबाद। और किस देशी रियासत के सबसे ज़्यादा सदस्य को वो संविधान सभा में शामिल हुए? वो थी मैसूर। ये शामिल हुए थे, इनका प्रावधान था, ये शामिल नहीं हुए थे। तो ये थोड़ा सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? और इसमें से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए उनमें महात्मा गांधी के बारे में ही ऑप्शन में जनरली पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 2-3 नाम और बता देता हूँ जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उनमें एक तो नाम याद रखना आपको, महात्मा गांधी का। और ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि उस समय की राजनीति के सबसे बड़े नेता, सबसे दिग्गज नेता, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर तीसरे हम बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, जो कि उस समय के बड़े वकील थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और चौथी हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू को संविधान सभा की सदस्यता के लिए ऑफर किया गया था, जयप्रकाश नारायण को भी ऑफर किया गया था, लेकिन तेज बहादुर सप्रू ने तो इसलिए मना किया कि उन्होंने कहा कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब था चूंकि उन दिनों, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसमें असहमति प्रकट की। जयप्रकाश नारायण ने इस मांग को ठुकरा दिया, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मैं किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं हो सकता जो कि जनता द्वारा निर्वाचित ना हो, जो कि जनता की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार वो चुनी हुई ना हो। दरअसल जयप्रकाश नारायण की मांग थी कि संविधान सभा जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए थी, और चूंकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी, इसलिए जयप्रकाश नारायण इस संविधान सभा से सहमत भी नहीं थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं उसमें संविधान सभा में थी, जिनमें कई महिलाएं थी फेमस। इनके नाम अगर मैं कहूँ तो सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, जिनमें आपके और अगर महिला सदस्यों की बात करूँ तो राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, कई सदस्य थी हमारी संविधान सभा की, लीला रॉय, कमला चौधरी। तो इस प्रकार से ये टोटल मिला के 15 महिलाएं थी जो हमारी संविधान सभा की सदस्य रही। ठीक है, इन 15 महिलाओं में से एक महिला सदस्य, उसका नाम विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, और वो एक महिला सदस्य ऐसी थी जो कि किसी देशी रियासत से थी, जो कि किसी देशी रियासत से मनोनीत थी। बाकी चीफ कमिश्नरी या ब्रिटिश प्रांतों से मतलब निर्वाचित थी। एकमात्र महिला जो देशी रियासतों से थी, इसका मतलब मनोनीत थी या नामांकित थी, और वो महिला थी एनी मैस्करिन। ये महिला सदस्य थी जो कि वर्तमान केरल, जो उस समय देशी रियासत की अगर हम बात करें तो उस समय वहाँ की जो देशी रियासत थी वहाँ से मनोनीत थी। ये एक दो बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बाई चांस अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें विशेष तौर पे तो राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्य थे। राजस्थान से
कुल 12 सदस्य थे हमारी संविधान सभा में। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? अगर हम ये बात करें तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे अजमेर मेरवाड़ा से, क्योंकि आप जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर थी, बाकी तो राजस्थान में सारी की सारी देशी रियासतें थी। तो बाकी सदस्य थे वो तो थे मनोनीत, मतलब उनका तो मनोनयन हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था। निर्वाचन तो केवल देशी रियासतों में तो हुआ नहीं था, चीफ कमिश्नर में और ब्रिटिश प्रांत में हुआ था। और राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा थी। तो अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव एकमात्र निर्वाचित सदस्य राजस्थान से। और ये कहां से चुने गए थे? ये चुने गए थे अजमेर मेरवाड़ा से। ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये मोटे मोटे तौर पे ये थोड़े फैक्ट्स हैं, इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये तो थी हमारी संविधान सभा। अब देखिए इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया, इस संबंध में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण के बिंदु को समझते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और वो प्रथम बैठक होती है कब? वो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। और इस 9 दिसंबर 1946 की बैठक में चूंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, देशी रियासतें भी इसमें शामिल नहीं हुई थी, तो इस बैठक में शामिल होने वाले जो सदस्य थे वो सदस्यों की संख्या थी 211। अब इसकी अध्यक्षता कौन करे? पहले से तो अध्यक्ष चुना हुआ था नहीं, तो जब तक इसका अध्यक्ष चुन न लिया जाए तब तक के लिए ये विचार किया गया कि इसकी अध्यक्षता के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो उस समय से हमारी संविधान सभा में जो सबसे अनुभवी सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वो अनुभवी किस प्रकार से थे? अगर मैं इसकी चर्चा आपसे करूं तो ये समझिए कि देखना, हमारे यहाँ 1919 का अधिनियम, थोड़ा सा इसको जोड़ के आपको थोड़ा नए फैक्ट्स बता देता हूं। 1919 का जो एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, आपको पता है कि उससे पहले भारत की संसद एक सदनीय हुआ करती थी, एक ही सदन होता था। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका हुई। हमारे यहाँ एक विधानसभा हुई, एक राज्य परिषद हुई। समझना आप इस बारे में, पूरे भारत की बता रहा हूं मैं। संसद द्विसदनीय हो गई। अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका हुई तो इसका मतलब पहले जो एक सदनीय थी उसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल किया करता था। अब इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्थापिका हुई तो पहली बार 2 सदन हुए, और 2 सदन हुए तो अब पहली बार स्पीकर की पोस्ट आई। 1919 के एक्ट का प्रभाव 1921 से शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ पहली बार स्पीकर की पोस्ट भी 1921 में आई। और 1921 में भारत के पहले स्पीकर वो थे फ्रेडरिक व्हाइट। भारत के पहले स्पीकर रहे वो फ्रेडरिक व्हाइट थे, स्पीकर थे फ्रेडरिक व्हाइट। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि 1921 में भारत में डिप्टी स्पीकर जो पहली बार बनाए गए, डिप्टी स्पीकर, वो भारत के पहले डिप्टी स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। इन्हें अनुभव था कि किस प्रकार से किसी सदन की अध्यक्षता की जाती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जब तक कि संविधान सभा अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेती तब तक के लिए। ठीक है, तो ये खैर आपके लिए बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन आपके थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए आपको इन घटनाओं के बारे में। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष के रूप में चुनाव में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुए फिर? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष। हमारे यहाँ संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन यह विशेष ध्यान रखना कि उपाध्यक्ष का चुनाव इस दिन नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे 25 जनवरी 1947 को, और 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा ने किसे चुना? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी ये उपाध्यक्ष। तो ये विशेष तौर पे 4 पद मैं आपको विशेष तौर पे बता देता हूं। यहां एक बात और ध्यान रखें कि 25 जनवरी 1947 को तो HC मुखर्जी को चुना, लेकिन बाद में एक उपाध्यक्ष और बनाए गए। इस दिन नहीं, उसके बाद में और बनाए गए, और वो उपाध्यक्ष थे VT कृष्णमाचारी। हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, VT कृष्णमाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष हमारी संविधान सभा के। इसी के साथ ही मैं आपको एक पद और बता देता हूं, वो थे संवैधानिक सलाहकार। तो देखिए, मैं एक नई जगह पे नए तरीके से अगर इसको लिखना चाहें हम, तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए कि पहले तो अस्थायी अध्यक्ष, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर आपके अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष में देखिए यहाँ तो आप लिखें पहले 1 नंबर और 2 नंबर लिख लीजिए, ध्यान रखना। यहाँ जब राजेंद्र प्रसाद लिखें तो कोष्टक में 11 दिसंबर 1946 लिख सकते हैं, यहाँ HC मुखर्जी लिखें तो 25 जनवरी 1947 लिख सकते हैं। इसके आगे कोई तारीख लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये VT कृष्णमाचारी अभी हमने नाम लिखा। और एक पद और ध्यान रखें, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ये 4 पोस्ट आपको विशेष तौर पे हमारी संविधान सभा की आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए संविधान निर्माण की ओर चलते हैं आगे। हमारी संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में पहला मुख्य काम वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। और 13 दिसंबर 1946 को होता क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आठ बिंदु थे इस उद्देश्य प्रस्ताव में, कुल 8 बिंदु थे। और इन 8 बिंदुओं में अच्छा क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? अगर हम इस बारे में बात करें तो देखिए, वो जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो मिलकर हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का मोटे मोटे तौर पे मकसद ये था कि उन सभी सदस्यों के दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए मोटे तौर पे कि संविधान जो हम मिलकर सब बना रहे हैं, उस संविधान के उद्देश्य क्या हो, उन संविधान का लक्ष्य क्या हो, कौन से ढांचागत संरचनाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, जनता की कौन सी अपेक्षाओं को, कौन सी आकांक्षाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना है, हमारे मोटे मोटे लक्ष्य क्या हो। जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाना है, हमें ये पता होना चाहिए हमें। तो ये मुख्य बातें, जैसे मौलिक अधिकार वो हमें लोगों को देने हैं, हमें स्वतंत्रता, समानता के इन उद्देश्यों का हमारे यहाँ संविधान में शामिल करना है। ये सब चीज़ें उस उद्देश्य प्रस्ताव में थी ताकि सभी लोग उन सब चीज़ों पर अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को रख के हमारे संविधान सभा में वो भाग लें, वाद विवाद में उस तरीके से वो अपने आप को पार्टिसिपेट इस तरीके से कर सके। ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू पेश करते हैं। 8 बिंदु थे उसमें। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में देखिए किया क्या गया कि
13 दिसंबर 1946 को हालांकि इसे पेश किया गया, लेकिन ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया। इससे पहले मैं एक बात आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, वो संविधान सभा में मुझे वहाँ बतानी चाहिए थी, वो पहले चुने गए थे बंगाल से, लेकिन आज़ादी के बाद बंगाल का हुआ विभाजन, और चूंकि बंगाल का विभाजन हुआ तो उनकी सीट वहाँ पे दोबारा चुनाव हुए तो उनकी सीट तो वहाँ से रिक्त हो गई। तो वहाँ से बाद में भीमराव अंबेडकर दोबारा चुने गए। बम्बई प्रांत की एक सीट जो खाली हुई थी M.R. जयकर के द्वारा इस्तीफा दिए जाने से, तो M.R. जयकर द्वारा जो इस्तीफा दिए जाने से सीट खाली हुई, उस सीट पर फिर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रांत से दोबारा चुन के आए थे। ये आपको ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब हमारी संविधान सभा में काम जितने भी हुए उसके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया, समितियां बनाई गई, और इन समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण के इस कार्य को संपादित किया गया। अब कौन कौन सी समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, अगर हम मोटे मोटे तौर पे उन संविधान सभा की समितियों का जिक्र करें, बात करें, तो देखिए सबसे पहले एक समिति थी, वो थी संघ संविधान समिति। एक समिति थी संघ शक्ति समिति। एक समिति थी राज्यों से समझौता समिति। एक समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। एक समिति थी अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति। एक समिति थी आपके संचालन समिति। एक आपके समिति थी नियम समिति। और एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, वो आपकी थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इस बारे में समझना आप कि सबसे पहले देखिए संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, तो संघ जहां नाम आए उसका अध्यक्ष आप जवाहरलाल नेहरू को समझिए। आप इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोनों ही समितियों के अध्यक्ष मैं लिख देता हूं, चलिए, जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के से समझौता समिति है, राज्यों के लिए समिति एक थी। उस राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष, कई लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो नहीं थे। इसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन चूंकि अध्यक्ष करता है, और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष। किसी भी सदन की नियम समिति के अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष ही होता है, तो नियम समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप खास तौर से ध्यान रखें, इन्हें विशेष तौर पे याद रखिए। परीक्षा में इनके बारे में जनरली पूछ लिया जाता है, तो विशेष तौर पे इन्हें याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम बढ़ें तो देखिए प्रारूप समिति के संबंध में हम खास तौर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं
कि प्रारूप समिति ने किस तरीके से क्या काम किया, क्योंकि आप जब संविधान निर्माण पढ़ते हैं तब आप सुनते हैं कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हालांकि संविधान किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी, एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी संविधान सभा उसके द्वारा उस संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका निश्चित तौर पे निर्विवादित रूप से सबसे महत्वपूर्ण थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी इसको आप समझिए कि प्रारूप समिति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। समझिए ड्राफ्ट कमेटी, इस ड्राफ्ट कमेटी का जो गठन हुआ वो गठन किया गया 29 अगस्त 1947। ये ड्राफ्ट कमेटी का गठन होता है। सदस्य कितने थे इसमें? 7 सदस्य। और सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, पहले इसमें सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे इसके एक सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक तीसरे इसके सदस्य थे अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर। प्रसिद्ध वकील थे, प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। इसके बाद में इसके एक सदस्य और थे के एम मुंशी, संविधान संबंधी मामलों के जानकार व्यक्ति। एक सदस्य इसमें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मुस्लिम लीग के सदस्य थे, भारत में ही रहे, फिर ये संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिर एक सदस्य थे, वो थे बी एल मित्तर। बी एल मित्तर का कुछ समय बाद में स्वास्थ्य खराब हुआ और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दिया। तो इनके त्यागपत्र देने के उपरांत इस समिति के सदस्य बनते हैं एन माधव। और 7वें सदस्य थे डीपी खेतान। कुछ समय बाद क्या हुआ कि डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु के उपरांत इसके सदस्य बने टी कृष्णामाचारी। यहां ध्यान रखें, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो तो थे वीटी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये थे टी कृष्णामाचारी। दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना है। वो वीटी कृष्णामाचारी थे, ये टी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति, हमारी संविधान सभा में कांग्रेस बहुमत में थी। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये के एम मुंशी थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जिस समय प्रारूप समिति का गठन हुआ। हालांकि बाद में टी कृष्णामाचारी भी कांग्रेसी सदस्य थे। हालांकि वो बाद में, जब डीपी खेतान की मृत्यु हुई तो बाद में हुए, लेकिन जब शुरू में जब गठन हुआ तब ये एकमात्र कांग्रेसी थे। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माण में एक्चुअल में ये जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा हावी नहीं रही, बल्कि हमने संविधान किस तरीके से बेहतर बने, तो चुनिंदा चेहरे, चुनिंदा लोग, उनको हमने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस प्रकार से दी। किसी प्रकार की दलबंदी को विशेष तौर पे हम उस समय अवॉइड किया गया, और यही कारण है कि हमारा संविधान इतना बेहतर तरीके से वो डिज़ाइन किया गया, इतना बेहतर तरीके से हमारे सामने फिर आता है व्यवस्थित तरीके से। तो इस तरीके से ये प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति ने क्या किया कि आपने एक प्रश्न और बीच में पूछ लेता हूँ आपसे, ये आता है कि प्रारूप समिति का भारत के संविधान का पहला प्रारूप या पहला मसौदा किसने तैयार किया? तो ध्यान रखें,
संविधान सभा में एक काम और किया गया था कि 60 देशों के संविधानों के कुछ अंश वो एक जगह उनको संलग्न किया गया और उनको बांटा गया था उनकी कॉपी सभी सदस्यों को, ताकि सभी सदस्य उन अलग अलग देशों के संविधानों की उन चीज़ों को, उन बातों को, उन प्रावधानों को पढ़ सकें, वो ज्ञान प्राप्त कर सकें और भारत की मांगों के अनुरूप भारत में कौन सी चीज़ें उपयोगी हो सकती है और कौन सी चीज़ें उपयोगी नहीं हो सकती, इस बारे में जब उन्हें ज्ञान होगा और यहाँ के लिए क्या क्या चीज़ें सार्थक होगी, उन्हें शामिल करने के लिए वो वाद विवाद करने की स्थिति में आ सकें, बहस करने की स्थिति में आ सकें, किसी चीज़ का विरोध करने की स्थिति में आ सकें। तो इसलिए उन 60 देशों के उन थोड़े अंशों को एक जगह करके और अलग अलग सभी सदस्यों को वो चीज़ें वो प्रिंट बांटा गया था, ताकि वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्हें पता हो इन सब चीज़ों का। इस प्रारूप संविधान का जो पहला प्रारूप है या पहला मसौदा है, वो पहला मसौदा तैयार किया था BN राव ने। कच्चा माल समझ लीजिए आप, अलग अलग चीज़ें, प्रावधान, वो सब चीज़ें एक जगह उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक रूप दे दिया और वो पुलिंदा वो उन्होंने BN राव ने सौंप दिया प्रारूप समिति को। BN राव बहुत ही उच्च स्तर के बौद्धिक व्यक्ति थे। आपने अगर BN राव के बारे में अगर सुना है तो आपको पता होगा कि BN राव बाद में इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके न्यायाधीश भी रहे। तो संवैधानिक मामलों में ये बहुत ही बड़ा नाम BN राव का था। उन्होंने संविधान के प्रावधानों को एक जगह इकट्ठा किया और प्रारूप समिति को सौंपा। अब ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या था, कितना महत्वपूर्ण काम ड्राफ्ट कमेटी ने किया वो समझिए। उन्होंने क्या कि उस ड्राफ्ट जो BN राव ने तैयार करके सौंपा था, उसके एक एक बिंदु को ढंग से उन्होंने व्यवस्थित किया, नया निर्माण किया। उन्होंने ये तय किया कि ये बिंदु, इसकी भाषा कहाँ तक कितनी क्या ठीक है, कितनी क्या ठीक नहीं है, जहाँ करेक्शन करना उन्होंने करेक्शन किया, जो नई चीज़ें शामिल करनी नई चीज़ें शामिल की, जो उसमें से हटाना था उसको हटाया, एक जैसी चीज़ों को एक जगह शामिल किया, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने अलग जगह बांटा। तो पूरा एकदम डिजाइन किया उन्होंने, पूरे के पूरे संविधान को लिखा। प्रारूप समिति ने पूरे संविधान को एक जगह इस तरीके से व्यवस्थित किया। जैसे आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया कि ये एक जगह रहेंगे। फिर केंद्र सरकार, आप जानते हैं, एक जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये इस तरीके से आगे व्यवस्थित उन्होंने इस प्रकार से सेट किया पूरे को। हालांकि ऐसी नहीं, ये बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति ने पूरे संविधान को डिजाइन इस तरीके से किया, लेकिन उसके बाद में वो संविधान सभा में एक एक बिंदु पे बहस हुई है। उसके बाद केवल प्रारूप समिति ने लिख दिया और वैसे के वैसे पारित हो गया, ऐसा नहीं है। उस प्रारूप समिति द्वारा लिखे गए और डिजाइन किए गए एक एक बिंदु पर विस्तार से घंटों घंटों तक बहस हुई है और एक एक बिंदु स्वीकृत हुआ है संविधान सभा में। एक एक सदस्य ने उस पर बहस करके उस पर वोटिंग हुई, वो वोटिंग में पास हुआ। उसके बाद वो इस तरीके से आगे चरणबद्ध तरीके से आगे वो पारित होते हुए आगे चला। तो ये BN राव ने पहला मसौदा तैयार किया। अब इस पहले मसौदे के आधार पे प्रारूप समिति ने क्या किया, उस पूरे के पूरे उस पुलिंदे को ढंग से व्यवस्थित किया और डिजाइन ढंग से करते हुए उसके बाद उसका प्रकाशन करवाया। भारत के गजट में, या गजट को राजपत्र भी कहते हैं, इसमें प्रकाशित करवाया। और प्रकाशित कब करवाया? 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित कराया गया और खुले रूप से सुझावों को आमंत्रित किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह वो इस संविधान के इस प्रारूप में किसी प्रकार का कोई आवश्यक संशोधन अगर बताना चाहे, उपयोगी संशोधन होगा, तो हम निश्चित तौर पे उसे शामिल करेंगे। इसके बाद में इसे दूसरी बार प्रकाशित करवाया गया और वो दूसरी बार फिर गजट में प्रकाशित करवाया गया। वो अक्टूबर 1948 की बात है। जो भी सुझाव आए उन आवश्यक सुझावों को शामिल करते हुए अक्टूबर 1948 में फिर से प्रकाशित करवाया और इसके बाद में उस संविधान सभा को, उस संविधान को
भारत की संविधान सभा के पटल पर रखा कि अब इसके ऊपर आप खुले रूप से बहस कीजिए, अब इसके ऊपर पूरे विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु पे बहस कीजिए। संविधान सभा में बहस करने के लिए वो संविधान वो तैयार था। तो अब इसके ऊपर 3 चरण हुए 3 वाचन हुए। आप जानते हैं कोई भी कानून वर्तमान में संसद में भी बनता है तो 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। हम पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे। प्रथम वाचन जो हुआ वो प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से, और प्रथम वाचन में केवल प्रस्तुतिकरण होता है। आप जानते हैं जब आप कानून पढ़ेंगे, कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, संसद में हम पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। 9 नवंबर 1948 तक ये पहला वाचन, ठीक है। फिर देखिए द्वितीय वाचन होता है, और द्वितीय वाचन कब से कब तक होता है? ये होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये दूसरा वाचन होता है। और दूसरे वाचन सबसे जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें एक एक बिंदु पर, एक एक खंड पर विस्तार पूर्वक बहस होती है, वाद विवाद होता है, वोटिंग होती है, और वो उस वोटिंग के माध्यम से आगे पारित होता चला जाता है। फिर होता है तृतीय वाचन। उस तृतीय वाचन ये होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान वो बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान के कुछ बिंदु, जिनमें अगर हम बात करें तो आपके नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान थे, आपके निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान थे, अंतरिम संसद से संबंधित कुछ प्रावधान थे, और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। कुछ संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान हमारे यहाँ शामिल किए गए थे। तो संक्रमणकालीन, आपातकालीन नहीं है ये, ध्यान रखना। आपातकाल तो आर्टिकल 352 से 360 तक है। संक्रमणकालीन प्रावधान जो आर्टिकल 369 से 392 तक दिए गए हैं, उनमें से कुछ आर्टिकल्स, ये 4 मोटे तौर पे बिंदु, इनमें से इनसे संबंधित कुल 16 आर्टिकल्स वो उसी दिन लागू कर दिए गए। और ये जो बात लिखी गई है कि ये 16 आर्टिकल उसी दिन लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को, और शेष संविधान वो लागू होगा कब? वो होगा 26 जनवरी 1950 को। ये जो बात लिखी गई है वो बात आर्टिकल 394 में, अनुच्छेद 394 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इस अनुच्छेद के अलावा 15 आर्टिकल और 15 अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद ये 26 नवंबर 1949 से ही, आज से ही लागू हो जाएंगे, और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। ये आर्टिकल 394 में स्पष्ट रूप से कहा गया। तो इस तरीके से हमारा संविधान वो उसका निर्माण होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया? 26 नवंबर के दिन ही क्यों 2 महीने का इंतजार किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक स्मृति रही थी। आप जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं, और उस अधिवेशन में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार यदि हमें भारत को पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य को स्वीकार नहीं करती है तो हम आगामी 26 तारीख को पूरे देश में स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये जो लाहौर अधिवेशन था
वो आप जानते हैं 30 और 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो आगे आने वाली 26 तारीख आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 थी, और 26 जनवरी 1930 के दिन फिर पूरे देश में स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया। और न केवल 26 जनवरी 1930 बल्कि 26 जनवरी 1931, 1932, 1933, 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 1947 में स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया। अब जब संविधान निर्माण हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों ने इस बारे में एक राय बनाई कि क्यों ना उस तिथि को, वो जो 26 जनवरी हम लगातार मनाते आ रहे हैं 17-18 साल से, इस स्मृति में हम संविधान लागू करने की तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में हम क्यों ना इसे 2 महीने और पोस्टपोन करते हुए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करें। इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान सभा से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखिए। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और यहां से लेकर 26 नवंबर 1949 तक टोटल जो सत्र हुए, ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल सत्र हुए 11। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें, 24 जनवरी 1950, सॉरी ये 49 है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी ध्यान रखें। ये तो थी प्रथम बैठक और ये थी अंतिम बैठक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चूंकि इस दिन की अगर सत्र को ध्यान रखें तो ये 12वां सत्र था, तो अगर आप 26 नवंबर 1949 तक देखें तब तो संविधान सभा के 11 सत्र हुए। लेकिन अगर आप 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक को भी अगर शामिल करें तो टोटल सत्र 12 हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें दिवस की बैठकों की, तो इस तिथि से इस तिथि तक टोटल जो बैठक हुई वो बैठक हुई थी, बैठक की बात कर लेता हूं मैं, वो 165 बैठकें हुई। लेकिन अगर इस तिथि की बैठक को भी शामिल कर लिया जाए तो 166 बैठकें हुई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। अगर इस तिथि को भी हम याद ध्यान में रखें, उसके साथ जोड़ें, तो फिर टोटल 166 दिन बैठकें हुई, ये समझिए आप। जबकि 114 बैठकों का भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखें 114 बैठकें प्रारूप समिति की हुई थी। प्रारूप समिति की टोटल 114 बैठकें हुई। प्रारूप समिति की टोटल बैठकें थी वो 114 बैठक, जबकि संविधान सभा की जो बैठकें वो 165 तो थी वहां तक, 24 जनवरी को शामिल करेंगे तो 166 बैठक। चलिए इसके बाद देखें, हम कुछ और बात करें कि संविधान निर्माण में अगर हम बात करें कितना समय लगा, तो समय तो देखिए यहाँ इसको अगर काउंट करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और अगर वे कितने रुपए खर्च हुए, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक थोड़ा ध्यान उधर जाता है, तो लगभग 64 लाख रुपए वो खर्च हुए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। संविधान में से संबंधित कुछ बातें मुझे लगता है कि उनके बारे में आपको और जानना चाहिए। आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और 9 दिसंबर 1946 के बाद में 1947 में देश आज़ाद भी हो गया। भारत की संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे थोड़ा सा कर लेता हूं इस बारे में। आप जानते हैं संविधान संशोधन जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 368, तब आप पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन करने की पावर संसद को है। संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है और कोई संशोधन नहीं कर सकता।
भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? आपका जवाब होगा 1951 में हुआ। और संसद जो संविधान संशोधन कर सकती है उसके पहले चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। तो संसद आई 1952 में, संशोधन हो गया पहले वाला 1951 में, और संशोधन कर केवल संसद सकती है। तो फिर पहला संविधान संशोधन किसने कर दिया था? जब संसद थी ही नहीं तो पहला संविधान संशोधन किया किसने? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। देखिए, देश आजाद 1947 में हो गया, संविधान संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए। अब संविधान निर्माण का काम तो संविधान सभा कर रही है, चलिए अलग काम है वो तो, लेकिन व्यवस्थापिका तो अपनी जगह होगी, कार्यपालिका भी होगी, न्यायपालिका भी होगी। तो कानून कौन बनाएगा? देखिए, संविधान बनाना अलग बात है, कानून बनाना अलग बात है। कानून को और संविधान को मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि कानून तो अब भी बनते हैं, संसद है ना हमारे यहाँ, तो कानून तो लगातार बनते ही आ रहे हैं 1952 से लेकर अब तक, और आगे तक बनते रहेंगे। संविधान निर्माण का काम तो एक बार हो गया और वो तो संविधान सभा ने कर दिया और वो तो समाप्त भी हो गई। तो यहां ध्यान रखें, देश आजाद होने के बाद संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कब तक? जब तक कि पहली संसद के चुनाव होके वो उसकी बैठकें नहीं हुई। तो तब तक वो संविधान सभा जिसने संविधान निर्माण का काम किया वो कहलाती थी अंतरिम संसद। तो ये ध्यान रखें, अंतरिम संसद के रूप में भी काम जो करने वाली सभा थी वो संविधान सभा थी, लेकिन दोनों के रूप अलग थे। जब वो संविधान निर्माण का काम करती तब वो संविधान सभा कहलाती और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, वही स्थान वही लोग। लेकिन जब वो संविधान निर्माण के काम के अलावा जब वो कानून निर्माण का काम करती, जब वो संसद के रूप में काम करती, तब वो अंतरिम संसद कहलाती। और उसके अध्यक्ष कौन होते? उसकी अध्यक्षता करते गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जब अंतरिम संसद के रूप में वो बैठक होती तो राजेंद्र प्रसाद सदस्य के रूप में सामने बैठते और गणेश वासुदेव मावलंकर उस कुर्सी पर बैठते अध्यक्ष के रूप में। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। तो देखिए, हम बात करें अगर दोनों रूपों में, हम बात करें अगर संविधान सभा के रूप में, तो ध्यान रखें, देखिए संविधान सभा के रूप में उसकी पहली बैठक वो होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है, और उसकी आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950। लेकिन जब हम अंतरिम संसद के रूप में बात करते हैं तब आप समझिएगा कि अंतिम संसद के रूप में उसकी पहली बैठक हुई वो हुई 17 नवंबर 1947 और आखिरी बैठक हुई 3 अप्रैल 1952। 13 मई को तो नई संसद आ गई थी, 13 मई 1952 को तो ये 17 अप्रैल 1952 को उसकी आखिरी बैठक हुई अंतरिम संसद के रूप में। यहां ये समझना ये कि ये सदस्य थे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं तो आप इस बात को यूं समझिए कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 17 नवंबर 1947 तक इस संविधान सभा ने केवल एक ही रूप में काम किया। और वो किस रूप में काम किया? वो केवल संविधान सभा के रूप में काम किया। वो केवल संविधान सभा थी, इस समय केवल संविधान निर्माण का काम कर रही थी इस अवधि में। लेकिन 17 नवंबर 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक इसने 2 रूपों में काम किया। और 2 रूप कौन कौन से थे? एक तो वो संविधान सभा भी थी और एक वो अंतरिम संसद भी थी। 2 रूपों में काम किया इसने, समझ रहे हैं आप। लेकिन 24 जनवरी को वो संविधान सभा के रूप में तो हो गई समाप्त
तो 24 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक इसने केवल एक रूप में काम किया, और वो किस रूप में काम किया? अंतरिम संसद के रूप में। तो इस अवधि में वो दोहरी भूमिका में थी, इस अवधि में वो केवल अंतरिम संसद थी। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा आप, यहां वो दो रूप में थी। तो अंतरिम संसद की बात मैं करूं आपसे, तो अंतरिम संसद में देखिए यहां से लेकर यहां तक वो अंतरिम संसद के रूप में थी। और अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा ने इसके अलावा भी काम किए, और 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक में संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव पहले 1952 में हुए, ठीक है, लेकिन 1950 में ही राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वो उस तरीके से नहीं चुने गए थे जैसे आर्टिकल 54 और 55 में है। उनको संविधान सभा ने एक बार चुन लिया, जब तक कि राष्ट्रपति के चुनाव ना हो तब तक अंतरिम मतलब अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में इसी संविधान सभा ने चुना। और फिर 24 जनवरी 1950 को चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो ये संविधान सभा बहुत महत्वपूर्ण काम इसने किया, संविधान सभा के रूप में भी, संविधान निर्माण का भी, और अंतरिम संसद के रूप में कानून निर्माण का भी। ठीक है, तो देखिए आज की ये इस क्लास में हमने संविधान निर्माण से संबंधित ये बात पढ़ी। अंत में इस बात को ये समझ ली कि संविधान निर्माण जो संविधान सभा ने किया, वो जो मूल संविधान था और जो वो वर्तमान संविधान है, उसमें देख लीजिएगा कि मूल संविधान में टोटल 22 भाग, और ये 22 भाग डिवाइडेड कितने आर्टिकल्स बंटे हुए हैं? 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियां इसके अलावा वो थी 8 अनुसूचियां। जबकि अगर वर्तमान समय की बात करें तो 22 ही भाग हैं। हालांकि भाग संख्या वैसे अगर बात करें, भाग 4 क उसको अलग से गिने, भाग 9 क अलग से गिने, 9 ख अलग से गिने, 14 क अलग से गिने, तो 7वां भाग तो डिलीट भी है, तो 25 हो जाते हैं वर्तमान में। लेकिन 23वें नंबर का भाग है ही नहीं, तो भाग 22 ही माने। और आर्टिकल, कई किताबों में लिखा है कि आर्टिकल 470 हो गए, 468 हो गए, 465 हो गए, आर्टिकल 395 ही गिने। संख्या के आधार पे नहीं, बल्कि आर्टिकल संख्या वैसे आप गिनेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 396 है ही नहीं, अनुच्छेद 395 तक है, 396 नंबर का आर्टिकल है ही नहीं। और अनुसूचियां जरूर 12 है। बाद में कई संविधान संशोधनों द्वारा अनुसूचियां और जुड़ गई। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान का ये पूरा का पूरा प्रारूप है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस क्लास में आपने संविधान निर्माण से संबंधित सारे पहलू आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बिंदु आपके समझ नहीं आया हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ ऐसा फैक्ट आपको लग रहा है कि वो और बताया जाना चाहिए था, जो मैं हो सकता है भूलवश भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के निश्चित तौर पे आपकी उन जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं अगली क्लास में ले पाऊँ और उनको मैं बता पाऊँ कमेंट के रूप में, चाहे वो आपकी इस क्लास के रूप में। मैं निश्चित तौर पे आपके उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।